आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एटॉमिक फिजिक्स को, जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में और साथ ही साथ मोशन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होता है एटम का, वो होता है आपका इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस। साथ ही साथ इसमें हम देखने वाले हैं मोशन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के मोशन के बारे में यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे कि ये किससे किससे मिलकर बना हुआ है, और साथ ही साथ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले जो थ्योरी आया वो डेमोक्रिटस साहब का आया। तो डेमोक्रिटस साहब ने ये बताया कि जैसे सपोज आपके पास कोई मटेरियल, जैसे ये पेन हो गया, इस पेन को अगर मैं बीच से काट दूं, उसके बाद फिर से बीच से काट दूं, फिर से काट दूं, फिर से काट दूं, तो ऐसा फर्दर अगर मैं काटते जाऊं तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि उसके फर्दर आप उसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो इसको उन्होंने फंडामेंटल पार्टिकल बताया, और उन्होंने ये भी बोला कि ये जो मटेरियल है, ये कंप्लीट जो मटेरियल जो बना हुआ है उस फंडामेंटल पार्टिकल से ये मिलकर बना हुआ है। बाद में डाल्टन साहब आते हैं। डाल्टन साहब ने ये बताया कि ये जो एटम जो होता है ना, ये जो फंडामेंटल पार्टिकल है दैट इज नथिंग बट एटम, और ये जो मटेरियल है ये आइडेंटिकल एटम से मिलकर बना हुआ है। तो डिफरेंट मटेरियल जो होते हैं डिफरेंट आइडेंटिकल एटम से मिलकर बना होता है। जैसे ये आपका मटेरियल हो गया, तो इसमें जो एटम्स होंगे वो क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। जैसे सपोज मेरे पास ये आपका रिमोट आ गया, तो इसके जो एटम्स होंगे वो भी क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। बट ये दो अलग अलग मटेरियल है, तो अलग अलग मटेरियल का जो एटम जो होगा वो अलग अलग होगा। क्लियर है? चलिए, बाद में 1897 में आपका जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट होता है, जिसमें ये पता चलता है कि एटम के अंदर क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होता है। या आप बोल सकते हैं कि सपोज आपका ये एटम है, इससे अगर बाहर अगर आपका इलेक्ट्रॉन आप क्या कर रहे हो, डिस्कवर अगर कर रहे हो, तो ये सपोज अगर इससे बाहर अगर आ रहा है इलेक्ट्रॉन जो है, तो इसके अंदर क्या बचा, क्योंकि ये जो एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो इससे आपने निगेटिव चार्ज अगर बाहर कर दिया तो इसके अंदर क्या बचा होगा, पॉजिटिव चार्ज बचा होगा। ठीक है, तो ये जो एटम जो है, अब हमको ये पता चल गया कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होता है और क्या होता है, आपका निगेटिव चार्ज भी होता है। क्लियर है क्या यहाँ तक? अब बाद में आता है आपका प्लम पुडिंग मॉडल, या इसको वाटरमेलन की थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो वाटरमेलन का तो अभी सीजन चल रहा है, आप लोगों ने खाया होंगे। तो वाटरमेलन को अगर मैं बीच से अगर मैं काटता हूँ तो आपको दिखेगा, ये सपोज उसका एक पार्ट है, तो इसमें छोटी छोटी सीड्स दिखाई देंगे, जिसको कंपेयर किया गया इलेक्ट्रॉन से। और ये जो रेड पार्ट जो खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है, इसको कंपेयर किया गया पॉजिटिव चार्ज क्लाउड से। ठीक है, तो अब प्लम पुडिंग मॉडल से आपको ये पता चल गया है कि जो एटम जो है, एटम के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन है और साथ ही साथ इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज का क्लाउड है। ठीक है, बाद में 1911 में रदरफोर्ड के दो स्टूडेंट गाइगर और मार्सडन जो है एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसको हम गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने अल्फा पार्टिकल लिया और अल्फा पार्टिकल को बम्बार्डमेंट कराया गोल्ड फॉयल के ऊपर, जिससे कुछ रिजल्ट्स निकले। तो इसमें बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल हैं वो क्या हो रहे थे, सीधे सीधे निकल जा रहे थे, कुछ क्या हो रहे थे, डिफ्लेक्ट हो रहे थे, और बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल जो है वो क्या हो रहे थे, 180 डिग्री वापस आ रहे थे। जिससे ये कंक्लूजन निकलता है कि जो एटम जो होता है, एटम के अंदर बहुत सारा जो पार्ट जो होता है वो क्या होता है, खाली होता है, या बोल सकते हैं खाली स्पेस होता है, एम्प्टी स्पेस होता है एटम के अंदर। और कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है क्या हो रहे हैं, 180 डिग्री में वापस आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एटम के अंदर कुछ ऐसा छोटा सा पार्ट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसके कारण क्या हो रहा है, अल्फा पार्टिकल वापस आ रहा है। तो इस सेंटर वाले पार्ट को उन्होंने, कॉन्सेंट्रेट वाले पार्ट को उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया। तो अब हमको ये पता है कि एटम के अंदर न्यूक्लियस है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है, आपका निगेटिव चार्ज जो होता है वो जो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो एटम जो है उसको स्टेबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इलेक्ट्रॉन क्या है, आपका चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से हमको ये पता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है तो उससे क्या होता है, रेडिएशन इमिट होता है। अगर कोई एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल जो है अगर मोशन कर रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है कोई अगर चार्ज पार्टिकल, तो उससे क्या होता है, रेडिएशन जो है क्या होगा, आपका इमिट होगा। तो रेडिएशन जैसे इमिट होगा तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जो है वो क्या होता जाएगा, धीरे धीरे डाउन होता जाएगा। और एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है घूम के किस में गिर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा।
तो एटम अब स्टेबल रह पाएगा क्या? ये तो अनस्टेबल वाला केस हो गया, ठीक है। तो बाद में इसको एक्सप्लेन करने के लिए रदरफोर्ड साहब के ही स्टूडेंट नील्स बोर ने फिर से पॉस्टुलेट दिया 1913 में, जिसमें से नंबर 1 पॉस्टुलेट ये था कि ये जो इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं? मोशन करते हैं। पहला पॉस्टुलेट ये हो गया। ये जो सर्कुलर ऑर्बिट का जो पॉस्टुलेट था, ये जो था आर्बिट्रेरी था। आर्बिट्रेरी उन्होंने बता दिया कि ये जो है पाथ जो है वो सर्कुलर होगा, ठीक है। फिर बाद में दूसरा इन्होंने पॉस्टुलेट दिया कि ये जो एटम की जो स्टेबिलिटी है उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि ये जो आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो उन्हीं ऑर्बिट्स में मोशन करेगा जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू है वो NH क्रॉस के बराबर होगी। और खास बात ये रहेगी इस ऑर्बिट में कि इसमें अगर इलेक्ट्रॉन अगर मोशन कर रहा है तो रेडिएशन इमिट नहीं करेगा। ऐसे ऑर्बिट्स को उन्होंने स्टेशनरी ऑर्बिट्स का नाम दिया। बाद में रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए, जो रेडिएशन इमिट जो होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्हें बताया कि जैसे आपका इलेक्ट्रॉन 2 लेवल्स हैं, एनर्जी लेवल्स हैं। सपोज इलेक्ट्रॉन अगर लोअर एनर्जी लेवल्स में है और लोअर एनर्जी लेवल्स में अगर कोई ये एनर्जी आके इसमें टकराती है या ये कहीं से एनर्जी इसको अगर मिल जाता है तो एनर्जी को ये अब्जॉर्ब करके किस में चला जाएगा? ऊपर वाले स्टेट में चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। और अगर हायर स्टेट से एक्साइटेड स्टेट से अगर ये लोअर स्टेट में अगर आता है या ग्राउंड स्टेट में अगर आता है तो इससे एनर्जी क्या होगी? इमिट होगी। ये था आपके बोर का पॉस्टुलेट। अब बोर का जो पॉस्टुलेट्स जो था ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया फाइन स्ट्रक्चर कंपोनेंट जो मिलता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, ठीक है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो स्पेक्ट्रल लाइंस जो होती हैं उसको हाई रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोप से जब देखा गया तो उसमें और भी लाइंस हमको मिली जिसको हम, या कंपोनेंट्स ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस मिली जिसको हम फाइन स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। फाइन स्ट्रक्चर हमको मिल गया। अब साथ ही साथ जो जीमान इफेक्ट है, मतलब किसी एटम्स को आप अगर मैग्नेटिक फील्ड में, वीक मैग्नेटिक फील्ड में अगर रख देते हो तो उसमें जो एनर्जी लेवल्स जो हैं क्या हो जाते हैं? स्प्लिट हो जाती हैं, जिसको हम जीमान इफेक्ट के नाम से जानते हैं। इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया बोर मॉडल, ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ खामियां थी। तो बोर मॉडल में जो हम पहला पॉस्टुलेट जो लिए थे उसमें ये कंसिडर किए थे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का बस मोशन हो रहा है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस जो है उसका मास जो है हम इनफाइनाइट मास ले रहे थे, वो बैठा रहता है, वो बिल्कुल मूव नहीं करता है, ये हम कंसीडर करके चल रहे थे, ठीक है। तो बाद में फाइनाइट मास करेक्शन किया गया क्योंकि ये जो सेंटर में जो आपका न्यूक्लियस है उसका फाइनाइट मास होता है। जैसे सेंटर में हमको पता है कि प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है कंपैरिजन अगर हम करें तो मास ऑफ प्रोटॉन इज 1839 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यही होता है। तो इसमें दोनों का मोशन जो होगा, तो दोनों का जो मोशन होगा तो उसमें फाइनाइट मास करेक्शन किया गया। फिर भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया फाइन स्ट्रक्चर को। फिर बाद में सोमरफेल्ड का थ्योरी आता है। तो सोमरफेल्ड ने बताया कि भाई साहब, बोर भाई साहब, आपने ये जो आर्बिट्रेरी सर्कुलर ऑर्बिट जो आपने लिए हुए हैं इसको आप क्या करिए? इलिप्टिकल ऑर्बिट करिए। तो उन्होंने इलिप्टिकल ऑर्बिट कंसीडरेशन करके उसको फिर से उसको एक्सप्लेन किया, लेकिन फिर भी ये फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बाद में सोमरफेल्ड की थ्योरी में ही आपका रिलेटिविस्टिक करेक्शन किया गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ही लाइटर पार्टिकल है, तो इसका जो मोशन जो होगा वो रिलेटिविस्टिक मोशन होगा। तो बाद में रिलेटिविस्टिक करेक्शन किया गया। तो जब रिलेटिविस्टिक करेक्शन किया गया देन ये फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर पाया और साथ ही साथ जीमान इफेक्ट को भी एक्सप्लेन कर पाया, लेकिन एनोमलस जीमान इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो बाद में डिराक साहब का थ्योरी आया कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिन का।
उन्होंने बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो होता है ये अपने एक्सिस के अबाउट भी क्या करता है, रोटेट होते रहता है। ठीक है, तो उसमें उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन भी होता है, जहां से एनोमलस जीमान इफेक्ट को क्या किया गया, एक्सप्लेन किया गया। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, बाद में उन सब सारी जो थ्योरीज जो हैं जैसे जैसे आती जाएंगी मैं वहां पे एक्सप्लेन करते जाऊंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक फिजिक्स को। एटॉमिक फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स। ओके, चलिए मैं एक बार यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कैमरा को। चलिए सब ठीक है। ओके, हियर वी शैल, थोड़ा लिख लेते हैं इसके बारे में। हियर वी शैल स्टडी अबाउट atomic structure of the atom, atomic structure of the atom, atomic structure described by atomic structure described by two agent, electron and nucleus. To study about motion of electron in atom, we use some theory and models. ओके, चलिए अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे बोर मॉडल। सीधे हम बोर मॉडल की बात करते हैं। बोर मॉडल से ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि क्वेश्चन जो है यहीं से आने हैं आपके। तो बोर मॉडल जो है इसमें 3 पॉस्टुलेट थे। पॉस्टुलेट नंबर 1 जो था वो ये था, electrons revolve around the nucleus, and here nucleus in circular orbit. Okay, yes, in circular orbit, and the necessary centripetal force is provided by Coulomb's लॉ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका mv²/rn, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज kZe²/rn²। ये क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो k जो होता है आपका, दैट इज k इज इक्वल्स टू कितना होता है आपका 1/4πε0। ठीक है क्या, ओके। चलिए सेकंड जो है, सेकंड पॉस्टुलेट ये था आपका, क्या था आपका सेकंड पॉस्टुलेट, द इलेक्ट्रॉन्स revolve only those orbits which have angular momentum L is equals to NH cross। ठीक है, and these orbits do not radiate energy, then these orbits are called
स्टेशनरी ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट, इन ऑर्बिट्स को क्या कहते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एल हमको जो मिला दैट इज एंगुलर मोमेंटम, दैट इज नथिंग बट योर एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एल इज इक्वल टू कितना होता है आपका एम वी आर होता है, एम वी आर एन हो जाएगा यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा आपका एन एच क्रॉस हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। चलिए नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 क्या है आपका, व्हेन इलेक्ट्रॉन jump into higher to lower level, higher to lower level, then it emits radiation which is equal to the energy difference between the two levels। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाँ इसमें सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, एंड आल्सो इट एब्जॉर्ब्स सम energy which is equal to difference between the two energy levels and jump into lower to हायर स्टेट। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये आपके क्या हैं, 2 स्टेट हैं। ठीक है, और ये आपका एटम है, ये आपका फाइनल स्टेट हो गया, ये आपका इनिशियल स्टेट हो गया, एंड दैट इज योर एनर्जी एच न्यू, या इसको क्या बोल सकते हो आपका एच क्रॉस ओमेगा भी लिखते हो। तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज ई एफ माइनस ई आई, दैट इज इक्वल टू एच क्रॉस ओमेगा। इक्वेशन नंबर कितना हो गया आपका 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए फ्रॉम 1 and 2, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम 1 क्या था आपका, एम वी स्क्वायर वी एन स्क्वायर अपॉन आर एन, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन के को मैं क्या लिख रहा हूँ, 1/4πε लिख रहा हूँ, दैट इज के जे डी स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा आपका आर एन का स्क्वायर। ठीक है क्या, ओके, ये आपका क्या था, आपका इक्वेशन नंबर 1 था। और सेकंड क्या था आपका, दैट इज एल इज इक्वल टू एम वी एन आर एन, दैट इज इक्वल टू एन एच क्रॉस, तो इसको मैं लिख देता हूँ एन एच अपॉन 2π। ये क्या था आपका इक्वेशन नंबर 2 था। तो चलिए यहाँ पे हम काम करना स्टार्ट करते हैं, यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, ये जो मैं अभी डेरिवेशन कराने वाला हूँ उससे क्वेश्चन आपको जरूर मिलने वाला है, तो उसको हम देख लेते हैं। दैट इज देखिए एक एक आर एन आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा आपका एम वी एन स्क्वायर, और ये इधर कितना में आ जाएगा आपका 4πε0, दैट इज जे डी स्क्वायर अपॉन कितना बच गया आपका आर एन जो है वो बच गया। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या बच रहा है आपका, दैट इज एम वी एन आर एन, दैट इज इक्वल टू कितना है आपका एन एच अपॉन कितना है आपका 2π है। ये कुछ इस प्रकार से है आपका। क्लियर है क्या, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलिए अब यहाँ से हम किसी एक का वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे मैं आर एन की अगर मैं बात करूँ तो आर एन की यहाँ पर से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आर एन का जो वैल्यू जो है वो कितना मिल जाएगा आपका एन एच अपॉन कितना हो जाएगा 2π, और ये कितना हो जाएगा एम वी एन हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसको मैं ला के यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज एम वी एन स्क्वायर, दैट इज 1/4πε0, दैट इज जे डी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपका एन एच, और ऊपर जाएगा ये बाकी जो है तो कितना हो जाएगा 2π एम वी एन हो जाएगा। क्लियर है क्या, ये 2π, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, और ये पाई कैंसिल हो गया आपका, और एक वी एन कैंसिल हो गया। तो इधर क्या बचा देखिए, एम भी आप कैंसिल कर दिए, तो वी एन दैट इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर, और नीचे क्या बचा है आपका 2ε एन एच, ये क्या बच गया आपका वी एन बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया आपका वी एन। तो इसमें आप याद रखेंगे ये जो वी एन जो होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन होता है, ये पूछा जाता है ना। ये जो वी एन जो है वो क्या होता है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन होता है, इसको आप याद रखेंगे। और ये जो है जैसे सपोज अगर आप मास को अगर चेंज कर रहे हो तो ये जो है चेंज नहीं होने वाला, ये जो वेलोसिटी जो है वो हमेशा क्या रहेगा आपका फिक्स रहेगा। देखिए मास पे डिपेंड कर रहा है क्या, ये जैसे
सपोज आपका ये क्या है, आपका न्यूक्लियस है और यहाँ पे क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन की जगह अगर मैं म्यूऑन बिठा दूँ, है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस हो गया। इस इलेक्ट्रॉन की जगह मैं म्यूऑन से इसको रिप्लेस कर दूं तो इसके मोशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, इसके वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा अगर आप जो है इससे रिप्लेस कर दे रहे हो, है ना। इलेक्ट्रॉन को आप किससे रिप्लेस कर दे रहे हो, म्यूऑन से, यानी बोल सकते हैं इसको म्यूऑनिक एटम अगर हो जाए तो भी इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। पॉजिट्रोनियम एटम या म्यूऑनिक एटम ऐसे जो है करके आपको एग्जाम में मिलते हैं, है ना, क्वेश्चन जो है। चलिए अब इसको आप वहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। तो आर एन कितना हो जाएगा आपका, दैट इज आर एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन एच अपॉन कितना हो जाएगा आपका 2 पाई एम, और वी एन का वैल्यू कितना है आपका जे डी स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा आपका 2 एप्सिलॉन ऑन एन एच। तो यहाँ पे देखेंगे 2 और 2 आपका कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचेगा आपका, ये जो एन एच है जो ऊपर चला जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा आपका एम पाई जेड ई स्क्वायर, क्या आ जाएगा आपका एम पाई जेड ई स्क्वायर। ये देखिए आपका आर एन भी मिल गया। तो आर एन जो होता है ये क्या होता है आपका, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर के बराबर होता है। इसको आप याद रखेंगे, दिस आर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। क्वांटम मैकेनिक्स का जो मैं फर्स्ट लाइव सेशन जो लिया था, लाइव सेशन में कुछ क्वेश्चन मैंने कराए थे, उसमें ये डायरेक्ट जो है पूछा गया था। तो आर एन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आपका, एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे आप, ये जो आर एन जो होता है, ये जो कंप्लीट जो बाकी वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे देखिए मैं क्या लिखने वाला हूँ, दैट इज एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एम पाई ई स्क्वायर, और ये मैं एन अपॉन जेड को मैं अलग कर दिया। तो ये वाला जो पार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है आपका, बोर रेडियस। क्या कहलाता है आपका, बोर रेडियस कहलाता है। क्या कहलाता है, बोर रेडियस कहलाता है। हैविंग वैल्यू 0.539 एंगस्ट्रॉन्ग, इतने एंगस्ट्रॉन्ग के इसका क्या होता है, वैल्यू होता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू जो है आर एन इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका ए नॉट एन अपॉन जेड हो जाएगा। ये कुछ इस एन स्क्वायर है ना, ये एन स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा आपका जेड हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से जो है आर एन की वैल्यूज को आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, ए नॉट के फॉर्म में। क्लियर है क्या, चलिए ओके। देन नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब देखिए हमको क्या क्या मिल गया है, हमको वी एन मिल गया है, यहाँ पे देखिए वी एन मिल गया है और हमको आर एन मिल गया है। अब हमको नेक्स्ट क्या चाहिए, हमको एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ठीक है, एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाला जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ। इस इक्वेशन को मैं क्या दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ। और इसी में मैं जो है क्या करूँगा, आर एन का वैल्यू पुट कर देता हूँ। आर एन का वैल्यू कितना है, नीचे हमारा आया हुआ है। आर एन का वैल्यू आप इसे याद नहीं रखेंगे, इसे आप याद मत रखिएगा, केवल आपको इसको याद रखना है। दैट इज आर एन इक्वल टू कितना होता है आपका, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन क्या हो जाता है, एम पाई जेड स्क्वायर के बराबर होता है। तो चलिए इक्वेशन नंबर 3 में हम आ जाते हैं। तो फ्रॉम 3 इक्वेशन नंबर 3 से क्या हो जाएगा आपका, दैट इज हाफ, ये कितना है आपका एम वी एन स्क्वायर। एम वी एन स्क्वायर जो है कितने के बराबर था, एक बार और देख लेते हैं, कितना था, ओके। एम वी एन जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या था आपका, दैट इज जेड ई स्क्वायर आर एन, ये ऐसा था, ठीक है। चलिए ओके चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस आर एन की वैल्यू रख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज नथिंग बट जेड ई स्क्वायर, और आर एन का वैल्यू कितना है, ये आपको ओरली याद होना चाहिए, है ना, ये आपको ओरली याद होना चाहिए, तब जाके काम बनेगा भाई। एप्सिलॉन नॉट दैट इज एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट योर एम पाई जेड ई स्क्वायर। ओके तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और ये सब उठ के ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा एम पाई जेड स्क्वायर ई की पावर 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, फिर क्या बचा नीचे में, दैट इज एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये कुछ इस प्रकार से बचा आपका, ठीक है। देन देखिए इधर क्या है आपका एम वी एन स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखिए जो एनर्जी जो होता है, जो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो क्या होता है आपका, काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो क्या होता है आपका, दैट इज हाफ एम वी एन स्क्वायर होता है। तो इसमें हाफ का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, हाफ का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज एम पाई जेड स्क्वायर ई की पावर 4,
और नीचे क्या आ जाएगा, पाई पाई भी कैंसिल हो जाएगा। चलिए देखते हैं, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर। तो ये पाई पाई गेट कैंसिल, तो फाइनली क्या बचा, एम दैट इज जेड स्क्वायर की पावर 4 और नीचे 8 एप्सिलॉन स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये क्या मिल गया आपको, दैट इज हाफ एम वी एन स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट योर काइनेटिक एनर्जी। ये क्या मिल गया आपको, काइनेटिक एनर्जी मिल गया। अब आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है दैट इज नथिंग बट योर माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन क्या होता है आपका आर एन होता है। तो दैट इज नथिंग बट योर के का वैल्यू कितना होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट दैट इज जेड ई स्क्वायर। आर एन का वैल्यू हम तो अभी रखे थे यहाँ पे, तो ये कितना होता है आपका एप्सिलॉन स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर जेड स्क्वायर, सॉरी ई एन स्क्वायर, और ये क्या था आपका एच स्क्वायर, और नीचे क्या था आपका एम पाई जेड ई स्क्वायर। यही था एम पाई जेड ई स्क्वायर। एक बार चेक कर लेते हैं। ओके ठीक है, तो चलिए अब इसमें देखते हैं, इसको आप ऊपर लेके चले जाइए, फिर से इसको आप ऊपर लेके चले जाएंगे, दैट इज माइनस ये कितना हो जाएगा फिर से आपका एम पाई जेड स्क्वायर ई की पावर 4 और नीचे क्या हो जाएगा आपका, दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर, ये एप्सिलॉन स्क्वायर हो जाएगा एन स्क्वायर, और ये पाई पाई भी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल कितना बचेगा, एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 और ये कितना हो जाएगा आपका 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये क्या मिल गया आपको, पोटेंशियल एनर्जी मिल गया। अब ये जो टोटल जो एनर्जी जो होगा, ये जो हमारा टोटल जो एनर्जी जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज ई इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा आपका, काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट कितना निकाले थे, दैट इज 1/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और इधर क्या था आपका एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 था, और ये माइनस कितना आ गया आपका 1/4 एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 और नीचे क्या था आपका एप्सिलॉन स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये कुछ इस प्रकार से। अब इसको हम देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 और नीचे कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 8 एप्सिलॉन स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो ये फाइनली क्या मिल गया आपको, एनर्जी मिल गया। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको एनर्जी जो है वो मिलता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इन सब का वैल्यू, अगर मैं इलेक्ट्रॉन के इन सब का वैल्यू जो है अगर रखूँ तो फाइनली आपको कितना मिलेगा, दैट इज ई इक्वल्स टू माइनस 13.6 और ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज जेड स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा एन स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कुछ जो है एनर्जी आपको मिलता है, किसका, ये किसका एनर्जी है आपका, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है, ठीक है। और यहाँ पे निगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस निगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या समझते हैं कि इतने एनर्जी से वो क्या है आपके न्यूक्लियस से बाउंड है, उतना एनर्जी अगर उसको आप बाहर से दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है क्या चले जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से जो है आप एनर्जी को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो 3 फार्मूला जो हैं वो आपको याद रखने होंगे। कौन कौन से 3 फार्मूला हैं, चलिए देख लेते हैं कौन कौन से 3 फार्मूले हैं आपके। ओके, तो 3 फार्मूले में पहला फार्मूला जो है हम आर एन का लिए थे, तो आर एन जो था वो कितना था आपका एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन क्या था आपका एम पाई जेड ई स्क्वायर। ये आपका है, ठीक है। यहाँ पर से आपको पता चल रहा है कि ये जो आर एन है हमारा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है आपका एन स्क्वायर है, और साथ ही साथ आपका जो वी एन है, वी एन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, दैट इज 2 एप्सिलॉन नॉट एच एन। ये कुछ इस प्रकार से था आपका, है ना। तो इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एम जो है आप चेंज कर सकते हो तो भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और तीसरा जो है आपका ई एन का कितना है, माइनस दैट इज वी एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है आपका 1/n है, इसको आप याद रखेंगे। और यहाँ पे ई एन जो है क्या है आपका एम पाई जे डी स्क्वायर ई पावर 4 और नीचे क्या आ जाएगा आपका 8 एप्सिलॉन स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर, ठीक है क्या। और ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो ई एन जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n स्क्वायर। ये कुछ इस प्रकार से, या इसका जो वैल्यू जो होता है कितना होता है माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कुछ इस प्रकार से हम एनर्जी जो है किस में निकालते हैं, बोर मॉडल में निकालते हैं। तो इसको आप जो है याद रखेंगे, इसको क्या कर रखेंगे आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ये आपका मैं स्टिकी नोट्स जो है वो यहाँ पे दे देता हूँ, तो इसको आप जो है याद रखेंगे। ओके, ये
ओके, ठीक है क्या, क्लियर। चलिए अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका जेड का क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, तो जेड इक्वल टू अगर मैं 1 लूँगा, जेड इक्वल टू 1 लूँगा तो ये हाइड्रोजन एटम की बात करेगा। जेड इक्वल टू 1 जो है वो हाइड्रोजन एटम की बात करेगा। तो हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए जो बोर मॉडल जो है वो किसके लिए है, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम, है ना, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम का क्या मतलब क्या हो जाएगा आपका, जैसे He प्लस एटम हो गया आपका, या Li डबल प्लस एटम हो गया, एटसेट्रा, है ना। तो इन सब एटम्स को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन लाइक एटम बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका कंप्लीट जो है आपका बोर मॉडल का एनर्जी जो हो जाएगा ई एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, -13.6, दैट इज जेड स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा आपका एन स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या, ठीक है। अब जैसे इसमें डिफरेंट ऑर्बिट्स का आप अगर एनर्जी निकालना चाहें तो डिफरेंट ऑर्बिट्स का क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे एनर्जी निकाल सकते हैं, दैट इज एन इक्वल टू 1 करेंगे, एन इक्वल टू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, दैट इज -13.6, जो आउटर जो इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी कितना होता है आपका -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। देन नेक्स्ट उसके अंदर नेक्स्ट एनर्जी जो है कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, एन इक्वल टू कहाँ से, हाँ यहाँ पे जो एन जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, वेयर एन जो है कहाँ से स्टार्ट होता है आपका 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, ये कुछ इस प्रकार से जो है वो क्या हो जाएगा, चलता जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक सारी चीज़ें जो है क्लियर है। चलिए ओके, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो हमको L इक्वल टू क्या मिला था, दैट इज MVNRN, दैट इज NH/2 मिला था, ये कुछ इस प्रकार से आपको मिला था, क्लियर है क्या। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा उलट कर रहा हूँ, है ना, इसको मैं उल्टा दे रहा हूँ। तो ये कुछ इस प्रकार से V जो होता है आपका ओमेगा इंटू आर होता है, V क्या होता है आपका ओमेगा इंटू आर होता है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, दैट इज ओमेगा इंटू आर एन, और ये क्या हो जाएगा आपका MVR है ना ये, हाँ RN, दैट इज इक्वल टू कितना है आपका NH अपॉन कितना है आपका 2 पाई है, ठीक है क्या। अब ये कितना हो जाएगा आपका M ओमेगा RN का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू NH अपॉन कितना हो जाएगा आपका 2 पाई हो गया। हाँ अब ये देखिए ये कितना हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा आपका NH अपॉन 2 पाई क्या हो जाएगा आपका MRN का स्क्वायर, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ये ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे जो ओमेगा क्या है आपका एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा क्या है आपका एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का भी आपको क्या पूछ सकता है वहाँ पे, इसमें डिपेंडेंसी पूछ सकता है एन से, ठीक है, एन से डिपेंडेंसी वो इसका भी पूछ सकता है। तो क्या हो जाएगा आपका, दैट इज ओमेगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू, देखिए ये एन तो ऊपर में है ही आपका, और ये नीचे में क्या है आर एन जो है क्या होता है आपका, आर एन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा एन की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि एन स्क्वायर है। तो ये ओमेगा जो है कितना हो जाएगा आपका 1/n³ हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/n³ हो जाएगा। तो किसी इस प्रकार से जो है आप ओमेगा के लिए भी निकाल सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आप किसके लिए निकाल सकते हैं, जैसे मैं लीनियर मोमेंटम की अगर मैं बात करूं, लीनियर मोमेंटम के लिए बात करूं कि लीनियर मोमेंटम जो होगा आपका किसका इलेक्ट्रॉन का, वो कितना होगा यहाँ पे, ठीक है, किसके प्रोपोर्शनल होगा, एन के कितने पावर के प्रोपोर्शनल होगा, ऐसा पूछा जा सकता है। तो एल इक्वल टू हम क्या देखे थे MVNRN दैट इज इक्वल टू NH क्रॉस या NH/2 पाई, है ना, NH/2 पाई दिखे थे, तो NH/2 पाई लिख लेते हैं। NH अपॉन कितना था आपका 2 पाई था। तो यहाँ पे देखिएगा M इंटू VN को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज लीनियर मोमेंटम P, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका NH/2 पाई, और ये कितना हो जाएगा आपका RN हो जाएगा। अब देखिए P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया आपका, दैट इज N, ऊपर में N आ गया, और RN जो है किसके प्रोपोर्शनल होता है, N स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो एक एक कैंसिल हो गया, तो ये फाइनल कितना बचा आपका 1/n के प्रोपोर्शनल होगा। तो जो लीनियर मोमेंटम जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका 1/n के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्लियर है क्या यहाँ तक, ठीक है। हाँ, और इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे मैं लेमडा की अगर मैं बात करूं, लेमडा के लिए आप लोग को निकालना रहेगा ना, ये मैं होमवर्क दे रहा हूं आप लोग को, ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा कि आप लेमडा एन जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, एन की किस पावर के प्रोपोर्शनल होगा, ये आपको निकालना रहेगा। और दूसरा टाइम पीरियड जो है वो एन के किस प्रोपोर्शनल के बराबर होगा, उसको आप जो है यहाँ पे निकालिएगा कि किस एन के किस पावर के प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है क्या यहाँ तक, ठीक है क्या। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम आगे बात करने वाले हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। ये आप जो है दोनों करके आएंगे। ओके, नेक्स्ट जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की अगर मैं बात करूं तो EN इसका वैल्यू हमको पता है, दैट इज -mZ²e⁴, और ये नीचे कितना आ जाता है आपका 8ε², दैट इज n²h², ये आपको मिलता है एनर्जी जो है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, इसके बारे में अपन देख चुके हैं। ठीक, अब मैं इसमें ट्रांजिशन को यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, दैट इज ट्रांजिशन। लेट द ट्रांजिशन ऑकर्स बिटवीन, लेट द ट्रांजिशन occurs between NF to NI, है ना। NF क्या है आपका फाइनल स्टेट है ना, और NI क्या है आपका इनिशियल स्टेट है। NI to NF है ना, ये उल्टा हो जाएगा, NI to NF। इनिशियल स्टेट से कहाँ जा रहा है आपका फाइनल स्टेट में, कुछ इस प्रकार से आपका जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए जैसे मैं लिखूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका EF माइनस EI, दैट इज नथिंग बट योर H क्रॉस ओमेगा, या इसको मैं क्या बोलता हूँ, दैट इज H न्यू। ठीक है, तो H न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका E फाइनल माइनस कितना हो जाएगा E इनिशियल हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे रखते हैं हम, H न्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका E फाइनल कितना हो जाएगा -m, दैट इज ZD²e⁴, और ये कितना हो जाएगा 8ε0² H², और यहाँ पे मैं n को बाद में लिख रहा हूँ, तो NF का स्क्वायर, दैट इज माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, तो mZ²e⁴, और नीचे क्या आ जाएगा 8ε0², और ये कितना हो जाएगा H² NI का स्क्वायर, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, देन ये कितना हो जाएगा HC/λ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, इसमें देखिए बाकी सबको हम बाहर निकाल देते हैं, बाहर का रास्ता दिखाइए, -mZ²e⁴, और या उसको सीधा ही कर लेते हैं प्लस। ओके, ये कितना आ जाएगा आपका 8ε² H², पॉजिटिव वाला कौन सा है आपका, दैट इज NI², और ये क्या है आपका N फाइनल स्क्वायर, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 1/λ इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज mZ²e⁴, और ये कितना हो जाएगा आपका 8ε0² C और H³, और यहाँ पे फाइनल कितना हो गया आपका NI² माइनस ये कितना हो जाएगा N फाइनल स्क्वायर, ये कुछ इस प्रकार से। एंड दिस वन इज नोन एज योर न्यू बार इज नथिंग बट योर वेव नंबर, दैट इज कॉल्ड योर वेव नंबर। तो दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 1/λ, दैट इज इक्वल्स टू mZ²e⁴, और ये कितना हो जाएगा आपका 8ε0² C H³, और ये कितना हो जाएगा आपका NI² माइनस NF², ये कुछ इस प्रकार से। क्लियर है क्या? ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। क्लियर है क्या? अब देखिए आगे, अब ये जो पार्ट है कौन सा वाला पार्ट है आपका mE⁴, और नीचे 8ε² C H³, ये वाला कंप्लीट जो पार्ट है, और आपका ये इंटू कितना है आपका Z², और यहाँ पे कितना है आपका NI² माइनस कितना है आपका NF का स्क्वायर, ये कुछ इस प्रकार से, राइट। ओके, तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपका कहलाता है रिडबर्ग कांस्टेंट। ये क्या कहलाता है आपका रिडबर्ग कांस्टेंट, है ना। ये क्या कहला जाएगा आपका, दैट इज R∞, एंड दैट इज ZD², और ये कितना हो जाएगा आपका 1/NI² माइनस क्या हो जाएगा 1/F², ये कुछ इस प्रकार से, दैट इज नथिंग बट योर वेव नंबर। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा, एंड दिस R∞ इज कॉल्ड योर रिडबर्ग कांस्टेंट। ये क्या कहलाता है आपका रिडबर्ग कांस्टेंट, एंड रिडबर्ग कांस्टेंट का जो वैल्यू जो होता है वो ये है आपका, दैट इज mE⁴ 8ε² C H³, ये आपका रिडबर्ग कांस्टेंट R∞, इसका अभी हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से आपको क्या मिलता है, जो ट्रांजिशन हुआ उसका स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा। अब चलो इसको हम क्या करने वाले हैं, ड्रॉ करने वाले हैं। तो स्पेक्ट्रल लाइन है ना, स्पेक्ट्रल लाइन को चलिए ड्रॉ करते हैं। ओके, तो ये आपका नीचे वाला स्टेट है, नीचे वाला लाइन है, दैट इज़ नथिंग बट योर n = 1 लाइन, और ये क्या हो जाएगा, देखिए एनर्जी स्पेसिंग जो है वो क्या होती जाती है, धीरे धीरे कम होती जाती है, दैट इज़ n = 2, और ये जो स्पेसिंग है क्या होते जाएगा, धीरे धीरे कम होते जाएगा, n = 3, और ये क्या हो जाएगा फिर से कम हो जाएगा, दैट इज़ n = 4,
और क्या हो जाएगा, फिर से कम हो जाएगा, दैट इज़ n इक्वल टू 5, और ये क्या हो जाएगा, फिर से कम हो जाएगा, दैट इज़ n इक्वल टू 6, और ये क्या हो जाएगा, फिर से कम हो जाएगा, और ये कितना हो गया आपका n इक्वल टू 7, और ये इन्फिनिटी तक चले जाएगा, है ना, और ये इससे और कम हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से जो है ये क्या हम बनेंगी, आपकी एनर्जी लेवल्स बनेंगी, दैट इज़ नथिंग बट योर n इक्वल टू 8, ये वाला जो पार्ट है, और इससे पास वाला जो पार्ट होगा वो क्या रहेगा आपका, दैट इज़ नथिंग बट योर n इक्वल टू 9। तो ये कुछ इस प्रकार से आपके क्या मिलेंगे, एनर्जी लेवल्स मिलेंगे। ठीक है, आप एनर्जी इन सब का डिफाइन कर सकते हो। इसका कितना होगा आपका -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर नेक्स्ट वाले का आता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और नेक्स्ट का आता है 1.54, ऐसा समथिंग कुछ आता है। तो कुछ इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें ट्रांजिशन होगा। ठीक है, ट्रांजिशन कहाँ से होगा, एन इनिशियल से, है ना। अगर इनिशियल पॉइंट अगर मैं ले रहा हूँ n इक्वल टू 1, है ना, सपोज मैं n इक्वल टू 2 को अगर मैं इनिशियल ले रहा हूँ, और वो पार्टिकल जो है, इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ आ रहा है आपका, n इक्वल टू 1 अगर स्टेट में आ रहा है, या आप बोल सकते हो कि किसी भी ऊपर वाले स्टेट से अगर वो कहाँ आ रहा है आपका n इक्वल टू 1 में अगर आ रहा है, मतलब n फाइनल हो चुका है, n फाइनल हो चुका है, दैट इज नथिंग बट योर n इक्वल टू 1। तो आपका क्या कहलाएगा, ये जो सीरीज जो मिलेगा वो क्या कहलाएगा आपका, लाइमन सीरीज। क्या बोलेंगे इसको, लाइमन सीरीज। ये जो मिलेगा आपका क्या कहलाएगा, लाइमन सीरीज। ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका, लाइमन सीरीज कहलाएगा। लाइमन सीरीज कब कहलाएगा, कि अपर जितने भी स्टेट्स हैं उससे अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है, n इक्वल टू 1 स्टेट में आ रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, लाइमन सीरीज कहेंगे। क्या कहेंगे, लाइमन सीरीज कहेंगे। ठीक है क्या, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरे वाले में क्या होगा आपका, कि ये जो है n इक्वल टू 3 से कहाँ आएगा आपका, n इक्वल टू 2 में आएगा, और n इक्वल टू 4 से आएगा, n इक्वल टू 5 से आएगा, n इक्वल टू 6 से आएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, बामर सीरीज। क्या कहेंगे, दैट इज नथिंग बट योर बामर सीरीज, लाइमन बामर। देन नेक्स्ट आता है आपका पास्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है आपका, पास्चन। तो ये सपोज हम रेड से इसको डिनोट कर रहे हैं, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये आपका क्या होगा, लाइमन बामर पास्चन, ये हो जाएगा पास्चन सीरीज। हाँ, नेक्स्ट क्या सीरीज आएगा आपका, ब्रैकेट। नेक्स्ट क्या रहेगा आपका, ब्रैकेट। तो ये आपका यहाँ से, फिर देन यहाँ से, फिर देन यहाँ से, फिर देन यहाँ से। तो ये क्या आंसर है आपका, ब्रैकेट सीरीज, दैट इज नथिंग बट योर ब्रैकेट सीरीज। ठीक है, तो ये सीरीज में मेन जो क्वेश्चन जो आता है वो लाइमन और बामर सीरीज से आता है, कि इस स्टेट से इस स्टेट में आपका जा रहा है। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन जो है इस स्टेट से इस स्टेट में जा रहा है, तो जो लेमडा जो है, जो वेवलेंथ जो होगा वो कितना होगा, या बोल देगा कि लाइमन और बामर सीरीज में जो आपका लेमडा निकलेगा उन दोनों का डिवाइड जो है, डिवाइड करके उसको पूछेगा, है ना, रेशियो उसका पूछेगा। ठीक है, तो देखिए ये जो फर्स्ट लाइन जो आया हुआ है n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में, तो इसको बोलेंगे एल अल्फ़ा। इसको क्या बोलेंगे हम, एल अल्फ़ा। नेक्स्ट वाले को क्या बोलेंगे, एल बीटा। इस वाले को क्या बोलेंगे, एल बीटा, देन एल गामा। ये कुछ इस प्रकार से आपका चलता जाएगा। ठीक है, एल अल्फ़ा क्या होगा आपका, n इक्वल टू 2 से आप n इक्वल टू 1 में आए। एल बीटा क्या होगा आपका, n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 1 में आए, कुछ इस प्रकार से, राइट। हाँ, यहाँ पे कौन सा छूटा हुआ है, लाइमन पास्चन ब्रैकेट, लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट फूंड, है ना। तो नेक्स्ट को भी अपन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका फूंड। फिर नेक्स्ट होता है हम्फ्री। ठीक है, उसको बन रहने देते हैं यहाँ पे। ये कितना हो जाएगा आपका, फूंड सीरीज। तो ये कुछ इस प्रकार से जो है डिफरेंट क्या मिलती हैं आपको, स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं। ठीक है, ओके। देन देखिए अभी तक हम क्या कर रहे थे। ठीक है, आप भी इसमें से मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जब प्रैक्टिस सेशन जब हम करेंगे तो इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो उसका आप क्वेश्चन का बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप केवल जो है यहाँ पे थ्योरीज आपको पता होना चाहिए कि n इक्वल टू 2 से अगर 1 में आ रहा है, 3 से 1 में आ रहा है, 4 से 1 में आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज कहेंगे। बामर सीरीज क्या रहेगा, n इक्वल टू 2 में आएगा, ऊपर जितने भी स्टेट्स हैं
हैं, और यहाँ पे पाशन सीरीज़ क्या हो जाएगा आपका n=3 में आएगा। ये कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर होना चाहिए। तो देखिए अभी तक हम बोर मॉडल में क्या कंसिडर करके चल रहे थे कि ये जो आपका न्यूक्लियस जो है वो इन्फिनेटली मैसिव है। क्या है आपका? इन्फिनेटली मैसिव है, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियस इन्फिनिटी मैसिव होता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो प्रोटॉन होता है वो 1839 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये तो इन्फिनिटी मैसिव नहीं हुआ। तो बाद में क्या हुआ? फाइनाइट मास करेक्शन आया। बाद में क्या हुआ? जो पहले हम इन्फिनाइट मास हम ले रहे थे उसको अब उसको फाइनाइट मास लिया गया, तो फाइनाइट मास करेक्शन इसमें हुआ। तो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे फाइनाइट मास करेक्शन। फाइनाइट मास करेक्शन, फाइनाइट मास करेक्शन। तो ये जो भी करेक्शन होगा वो रिडबर्ग कांस्टेंट में होने वाला है, क्योंकि आर इन्फिनिटी में हम क्या किए थे, उसके मास को हम उसमें लिए हुए थे। तो चलिए इसमें थोड़ा सा लिख लेते हैं। मास ऑफ न्यूक्लियस इज फाइनाइट बिकॉज mass of proton is 1836 mass of electron, so here both nucleus and electron are in motion, but Schrödinger equation is valid only for Schrödinger। देखिए इसका सॉल्यूशन कहाँ से निकालेंगे हम? Schrödinger equation से निकालेंगे। Schrödinger equation is valid only for single particle, valid only for single particle motion, single particle motion। So to use Schrödinger equation, we convert two-body problem into one-body problem। ओके चलिए, तो रिड्यूस्ड मास जो है बाय रिड्यूस्ड मास है ना, बाय रिड्यूस्ड मास। ओके चलिए अब देखते हैं ये जो आर इन्फिनिटी हमारा जो था, ये आर इन्फिनिटी हमने कितने लिए थे? तो ऊपर आया था आपका m⁴ और नीचे कितना आया था? इस वाले में नहीं है क्या? ओके नीचे वाले में कितना आया था? इसमें भी नहीं है क्या? ये है आपका, दैट इज आर इन्फिनिटी m⁴ और 8ε² CH³ 8ε² CH³, ये कुछ इस प्रकार से था। तो ये जो आर इन्फिनिटी है दैट इज नथिंग बट योर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। ये क्या है आपका? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m है। फॉर फाइनाइट मास के लिए क्या हो जाएगा हमारा? ये जो आर इन्फिनिटी जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू म्यू, और ये जो म्यू जो है क्या है आपका? रिड्यूस मास है, रिड्यूस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, ठीक है क्या? चलिए यहाँ पे देखते हैं ये कितना हो जाएगा। रिड्यूस मास m जैसे मैं निकालूंगा तो 1/μ कितना होता है आपका? सपोज दिस इज मास ऑफ योर इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज मास ऑफ योर न्यूक्लियस, तो ये कितना हो जाएगा? 1/μ ये हो जाएगा m इंटू m, और ये कितना हो जाएगा? m प्लस m। तो μ कितना हो जाएगा आपका? दैट इज इक्वल्स टू m प्लस m स्मॉल m। ये कुछ इस प्रकार से, राइट। तो ये फाइनली कितना मिल जाएगा आपका? दैट इज आर m इज इक्वल्स टू, है ना, यहाँ पे मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ कि उसका कुछ ना कुछ मास है। आर इन्फिनिटी मतलब ये न्यूक्लियस का मास जो है क्या है आपका? इन्फिनिटी है। तब ये ऐसा हो रहा था, तो उसका मास जो है हम फाइनाइट ले लिए, m ले लिए, कैपिटल
कैपिटल एम ले लिए, तो ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा रिड्यूस मास के। तो आर एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, एम एम अपॉन एम प्लस एम, ये हो जाएगा। देन इन दोनों के बीच हम रेशियो देख लेते हैं क्या डिफरेंस आएगा, दैट इज आर एम अपॉन क्या हो जाएगा आपका आर इन्फिनिटी, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका एम अपॉन कितना बचेगा ये कैपिटल एम आपका क्या हो जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा, देख लेते हैं 1 मिनट। तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ नथिंग बट योर, फाइनली जो मिलेगा मैं उसको लिख लेता हूँ, दैट इज़ एम अपॉन कितना मिल जाएगा, एम प्लस कैपिटल एम मिल जाएगा। देन इसको नीचे ले आओ तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस एम अपॉन कैपिटल एम, है ना, ये आपका कैपिटल एम है, राइट, स्मॉल एम जो है कैंसिल हो जाएगा, तो ये कुछ इस प्रकार से बचेगा। तो आर एम जो है आर इन्फिनिटी के क्या हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से आपको जो है रेशियो मिलेगा, या ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है ना, आर एम जो है कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ आर इन्फिनिटी अपॉन 1 प्लस एम अपॉन कैपिटल एम। आपको क्या दे दिया रहेगा, इन्फिनाइट मास है तो उसके लिए रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू दे दिया रहेगा, और आपको क्या निकालने के लिए बोलेगा कि फाइनाइट मास करेक्शन आप अगर कर रहे हो तो उसके लिए रिडबर्ग कांस्टेंट का जो वैल्यू जो है वो कितना होगा वो आपको निकालने के लिए बोलेगा। तो ये एम आप रख देंगे और यहाँ पे क्या रख देंगे, कैपिटल एम रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका वैल्यू जो है आर एम का यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या? तो इस वीडियो को मैं यहीं तक रोक रहा हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तो इसमें हमने ज़्यादा कुछ नहीं देखा है कि एटॉमिक फिज़िक्स का बेसिकली हमने इंट्रोडक्शन देखा हुआ है। आगे जब हम पढ़ेंगे तो बहुत सारे जो जितने भी थ्योरीज आई हुई हैं और साथ ही साथ जो स्पेक्ट्रल टर्म जो होते हैं उन सब के बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।